हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्नेहा अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस, ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ये नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर को। और हाँ गाइस, अगर इस नोट्स में समथिंग कुछ थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है तो जो भी मिसिंग होगा वो मैं पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। सिंपली इलेक्ट्रिसिटी जो है हम उसको बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको? स्टडी ऑफ चार्जेस। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब हम इसको फ्लो ऑफ करंट या फिर स्टडी ऑफ चार्जेस क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तभी होगी जब चार्जेस होंगे, है ना। चार्जेस होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो फ्लो करेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। या फिर हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि करंट में जब करंट फ्लो होगा तो लाइट आएगी, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो अब मेन बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हमने बोल दिया ये, ठीक है, स्टडी ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ करंट। अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम सोचें कि अगर मॉडर्न टाइम्स में इलेक्ट्रिसिटी ना हो हमारे घरों में तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, हम सर्वाइव नहीं कर सकते इन मॉडर्न टाइम्स, है ना। बट अगर हम एशियन टाइम में देखें या किसी विलेज में देखें तो तब जो अब गांव में भी नहीं कह सकते, तब एशियन टाइम में बोल रही हूँ कि एशियन टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के बिना लोग कई महीने रह सकते थे, कई साल रह सकते थे। बट आज के मॉडर्न सोसाइटी में हम एक दिन भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं रह सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम जैसे साइंस स्टूडेंट हैं, सो इट इज़ नेसेसरी, हम सही है कि हम साइंस स्टूडेंट हैं तो हमें तो बहुत जानना मतलब नेसेसरी है कि हम जाने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और सारे कंसेप्ट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब कुछ जाने, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और एज अ साइंस स्टूडेंट जो भी इम्पोर्टेंट है हमें उसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे चार्जेस के बारे में। और एक और चीज़ कि जो चार्जेस है ना वो एक सोर्स है लाइट का, है ना, इसी की वजह से लाइट आ रही है। तो हर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ये जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से हमारे पंखे चल रहे हैं, है ना। विंड एनर्जी मिल रही है इसकी वजह से, टाइडल एनर्जी और भी बहुत सारी, सनलाइट एनर्जी, सारी मोस्टली जो एनर्जीज़ हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी से ही मिलती हैं। इसलिए ये फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलो या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं हम चार्जेस की। तो जो चार्ज है हम उसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब क्या चार्ज को अगर मैं आपसे पूछूँ कि चार्ज क्या होता है, क्या आप इसे डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज जो है हम उसको कैसे भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम उसको बस ऐसे बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वह छोटा छोटा बहुत छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक एटम में प्रेजेंट होते हैं, और या तो वो नेगेटिव हो सकते हैं और या फिर वो पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव है तो प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। ठीक, और हम इसको कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं कि इनके एसआई यूनिट क्या है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में। ठीक, ओके, नाउ अब हम बात करेंगे नेट चार्ज। अब जो नेट चार्ज है सिमिलर टू चार्ज है, क्योंकि चार्ज है। नेट चार्ज का मतलब टोटल चार्ज, क्योंकि नेट मतलब क्या होता है? टोटल, और चार्ज तो चार्ज है, तो टोटल चार्ज इज कॉल्ड द नेट चार्ज। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल क्यू से और इसको करते हैं स्मॉल क्यू से। ये डिफरेंस याद रखिएगा। ओके, नाउ एक और चीज़ कि जो हमारा 1 कूलम है ये, ठीक है, 1 कूलम जो है नेट चार्ज वो इक्विवेलेंट होता है टू द चार्ज जो कि कंटेन करता है नियरली इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन करते हैं? 6 × 10⁻18। ओके, अब क्या बोला मैंने, कुछ समझना है ना। तो देखो,
आई एम एक्सप्लेनिंग। देखो Q जो है हमारा वो इक्वल्स टू एन ही होता है। अब यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है। N क्या है हमारा, यहाँ पे जो N है वो हमारा ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और N E है वो है हमारा कितना चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कितना है ऑन एन इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना। और ये प्रोटॉन का होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे ये माइनस होता है इसके आगे, बट हम उसे लिखते नहीं हैं, ठीक। अच्छा, अब हमें अगर एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है कि Q जो है हमारा वो इक्वल्स टू N ही होता है, तो N क्या हो जाएगा हमारा Q/E। ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, और ये यहाँ चल जाएगा, है ना। सिंपल बेसिक मैथ्स। तो अब कूलम क्या है, हमें गिवन है कि 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है कि 1.6 × 10⁻19। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं ना। तो सिंपल हम निकाल देंगे इसको, ये 100 हो जाएगा, 16 × 10⁻18, और हमारा आ जाएगा 6.2 × 10⁻18, जिसको हम ले सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक कूलम में होते हैं। अब हमें पता चल गया कि जो टोटल चार्ज होता है दैट इज़ 1 कूलम, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, ओके। देन अगर हम बात करें अबाउट द करंट, ठीक है, तो करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको फॉर्मूले में से समझेंगे, ठीक है। फॉर्मूले से क्यों समझेंगे, देखिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। रेट ऑफ फ्लो, अब रेट जहाँ होता है वहाँ आपको पता है, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, I की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेट होता है, रेट यानी टाइम अपॉन में टाइम, और किसका फ्लो होता है, चार्ज का, यानी Q। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कैपिटल Q लिखा क्योंकि नेट चार्ज जो होता है वहाँ पे उसकी बात हो रही है, ठीक है, Q। और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसी को हम बोलते हैं करंट। करंट किसे बोलते हैं कि कितना चार्ज जो है, ठीक है, कितना चार्ज एक चार्ज में, या एक कूलम ऑफ जितना भी चार्ज, पूरा जो नेट चार्ज है उसमें कितना जो करंट है वो कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, दैट इज़ करंट, ओके। अब हमें क्वेश्चन आ सकता है कि हमें ये गिवन है 5 कूलम, ये हमें गिवन है 6 सेकेंड्स, ओके। तो I निकालो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, या फिर हमें ये टाइम निकालना है, ठीक है, और हमें ये गिवन है 4। कैसे निकालेंगे, ये अपॉन में आ जाएगा, 5/4 = T, इससे हमारा सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो करंट क्या है कि एक देखिए, ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। अब जो करंट होता है उसमें क्या होगा, पहले जो कंडक्टर है उसमें हम जब तक चार्ज नहीं भेजेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक चार्ज है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स किस में फ्लो करेंगे, करंट में, ठीक है। तो करंट में अंदर भी जो एक हमारा एक कंडक्टर था, इसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो चार्ज है हमने उसको भेजा, और वो कितने, अब जो करंट है वो कितने टाइम में इस चार्ज में फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड करंट, ठीक है। देन इसकी जो SI यूनिट है वो है एम्पियर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। अब एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेम जो I है हम उसको लिख देंगे 1 एम्पियर, कूलम को लिख देंगे 1C, और जो टाइम है उसका हम लिख देंगे 1 सेकेंड। तो इससे हमारा फॉर्मूला। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो, जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है उसमें जो 1 एम्पियर ऑफ करंट है वो 1 सेकेंड में फ्लो करता है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन जस्ट। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिक, हमने पढ़ लिया करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है। अब हम उनकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मूला होता है हमारे, इसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन अगर हम देखें तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो हमारा करंट है वो अब उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन की बात करूँ, करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लो करता है अपोजिट, ठीक है, अपोजिट
टू द किसकी डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करता होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, और ये किसके फ्लो करेगा फिर, जब इसके अपोजिट, यानी नेगेटिव के अपोजिट कौन, पॉजिटिव, तो ये ऐसे फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। यही कन्वेंशन कहता है कि जो चार्ज है, सॉरी वो करंट है, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है। अब जो मिली एम्पियर है हम उसको 10⁻3, ठीक है, और जो हमारा माइक्रो एम्पियर है हम उसको 10⁻6 एम्पियर से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। हम बात करने वाले एक डिवाइस के बारे में जिसका नाम है एमीमीटर। एमीमीटर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। लाइक एक सर्किट है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा, है ना, और उस करंट में क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो हमें नापना है कि किस में फ्लो कर रहा है, कितना मेजरमेंट है, तो वो एमीमीटर डिवाइस से करते हैं, और ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। सीरीज़ क्या होता है ना, ये मैं आपको बताती हूँ। लाइक अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि जब एंडिंग आएगी चैप्टर की तो उसमें हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ कि किस तरीके से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो सीरीज़ मतलब जब सेम लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक ये बल्ब है, ये सेम लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं, तो देखिए एक पॉइंट पे ख़त्म हुआ तो दूसरे पे ये शुरू हो गया, यहाँ पे ये वाला ख़त्म हुआ तो यहाँ पे ये शुरू हो गया, तो ये सेम लाइन में कनेक्टेड है ना, सारे एक साथ कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा सीरीज़। और एक होता है हमारा पैरेलल। अब पैरेलल कैसे होता है, ये तो होता है हमारा सीरीज़, ठीक है। पैरेलल होता है लाइक मेरा एक ये बल्ब है, उसके नीचे जो पैरेलल में है ना, देखिए पैरेलल्स में ऐसी एक और नीचे, इससे ये कनेक्टेड, इस तरीके से होता है पैरेलल कनेक्शन वाली सीरीज। इसको हम यूज़ करते हैं एमीमीटर से कनेक्टेड इससे होता है, और ये कनेक्टेड होता है वोल्टमीटर, ठीक। हम पढ़ेंगे वोल्टमीटर पैरेलल के बारे में, अभी तो नहीं जानिए, ठीक है। एमीमीटर को हम इस ऐसे डिनोट करते हैं, लाइक ये ए है, इधर प्लस इधर नेगेटिव, इन इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। और इसके पास बहुत ही लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है लाइक देखिए ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है, इसमें यहाँ पे हम क्या फ्लो करा रहे हैं, करंट, ठीक है, करंट फ्लो करा रहे हैं। अब करंट जो है उसमें कौन फ्लो करेगा, सपोज ये करंट है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा डायग्राम मैं बना के दिखाती हूँ। ये क्या है हमारा करंट, ये पूरा करंट है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस आता है, ठीक, वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो करंट है इसको आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। अब ये जब बीच में अड़ गया तो इससे धीरे धीरे जाएगा, पास तो होगा पर कम पास होगा, कुछ ऐसे निकल जाएंगे वापस और कुछ आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ये करते हैं क्या कि वो रोकता है किसको, करंट की डायरेक्शन को। नाउ अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो एक क्लोज पाथ हो गया। क्लोज पाथ क्यों, क्योंकि अगर वो कहीं से भी खुल जाता है जो उसमें करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। जिस क्लोज सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब ये बल्ब है, ये हमारा एमीमीटर है, ये बैटरी है की, अब देखिए हर जगह से ये बंद है और करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसे खोल दूँ तो इसमें जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा और सारा जो भी बल्ब है, ये सब एमीमीटर सब काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है मैंने आपको बताया कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इसी केस में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एज अ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी जैसे एक मेरे पास ये एक टब है, ठीक है, एक ये है, इसमें बहुत यहाँ तक पानी भर रहा है हाई प्रेशर पे, ठीक है, इसमें यहाँ तक लो प्रेशर पे। तो हाई से जब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसमें हाई प्रेशर है, इसमें लो प्रेशर है। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब कुछ भी क्या होगा, वर्क हो, यहाँ पे देखिए वर्क हो रहा है तभी तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं कि वर्क डन किया हमने एक चार्ज को मूव कराने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसमें V जो है उसको हम बोलते हैं वोल्ट,
वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, W इज़ द वर्क एंड Q इज़ द नेट चार्ज। ठीक है, ऐसा ही यूनिट इसकी वोल्ट होती है। उसका फॉर्मूला ये हो गया, क्यों? क्योंकि कितना वर्क किया एक चार्ज को इधर से उधर लाने के लिए इज कॉल्ड वोल्ट। ठीक है, देन अगर हम डेफिनेशन देखें अब 1 वोल्ट की, तो वो क्या हुई कि 1 जूल, यानी ये वर्क की ऐसा यूनिट है, और ये चार्ज की, और ये हमारे वोल्ट की। ठीक है, 1 वोल्ट में तो 1 जूल ऑफ वर्क जब किया गया 1 कूलम को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे करंट को फ्लो कराने के लिए, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस सेट टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हमें चाहिए होता है डिवाइस वोल्ट मीटर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पैरेलल में होता है। अभी मैंने आपको बताया पैरेलल कैसे होता है, ऐसे, है ना, पैरेलल में। ठीक है, और इसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। अब ये कुछ सर्किट के डायग्राम्स है जो कि हमें सर्किट में चाहिए होते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि भी ये एग्जाम में वैसे आता नहीं है, बट फिर भी ठीक है, डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब। देन अगर मैं बात करूँ ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ जो है वो उसने हमें रिलेशनशिप दिया था बिटवीन द करंट के बारे में और वोल्ट के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस के बारे में उन्होंने हमें दिया था रिलेशनशिप। ठीक है, उन दोनों का। तो अब ये तो डायग्राम है, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये जो डायग्राम है इसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारा वोल्ट है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब जो ये होता है इसके लिए हमें क्या, इसमें इसकी जगह इक्वल्स टू लगाने के लिए अगर हमें ये हटाना है तो हमें कांस्टेंट लगाना होता है ना, कांस्टेंट लगाना होता है। तो कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे या तो K लगाते हैं ना, बट यहाँ पे हम K नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे R और I। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, V इक्वल्स टू IR। ठीक, अब R क्या है? R है हमारा रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। अभी आगे भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे। ये एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि ये किसका है, ये किसका, आपको बताना आ सकता है। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो ज़्यादा ही फास्ट हो रही हो तो प्लीज़ इसको लो करके देख ले, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ एज अ रिविजन के लिए एग्ज़ाम टाइम में, और एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम टाइम होता है, तो इसलिए आई एम गोइंग सो फास्ट। ओके, और ज़्यादा फास्ट नहीं होता, इट विल बी गुड। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या बोला फिर, मैंने आपको बता दें कि ओम्स लॉ ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये इसको हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया, दैट इज़ R, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस क्या हुआ फिर, एक ऐसी प्रॉपर्टी हुई कंडक्टर की जो अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट। अपोज यानी रोकना, अपोजिट डायरेक्शन भेज दो, यानी एक तरह से रोक ही रहे टकरा के, है ना। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई, ओम, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसको ना हम ओमेगा भी बोलते हैं, ओमेगा या फिर ओम, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, अब 1 ओम क्या हुआ हमारा, 1 ओम जो है हमारा वो क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है हम उसको बोलते हैं 1 ओम। ठीक है, अब इसको डिफरेंशियल में कैसे बोलेंगे, लाइक फार्मूला क्या था हमारा, ये था, इसमें R के से तो V/I हो गया, ये है ना, ये अपॉन में चला गया। अब V क्या हो गया 1V और I क्या हो गया 1A। तो हम इसको बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर वो तब 1 वोल्ट होगा, 1 ओम तब होगा जब हम उसके थ्रू पास करेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें रियोस्टेट की, तो रियोस्टेट जो है हमने ये चीज़ तो देख ली। ठीक है, इसमें जो रियोस्टेट है वो क्या करता है, अगर हमें करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कराना है तो वो करता है रियोस्टेट हमारा। ठीक है, अब यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये रेगुलेट कराता है करंट को विदाउट उसका चेंज किए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। करंट को हम मतलब कम बढ़ती कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग दिस। तो इसका सिंबल क्या है, वही जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वही ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा, कंडक्टर के पास लेस रेजिस्टेंस होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, करंट जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता, है ना। तो जो वहाँ पे करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाता वहाँ पे क्या, लेस रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अब हम बात करें अगर रेजिस्टेंस के फैक्टर्स की, वो किस किस पे डिपेंड है, तो सिंपल सी बात है, लाइक रेजिस्टेंस जो है सबसे पहले डिपेंड करेगा लेंथ पे, है ना, क्योंकि उसे कितना ट्रैवल करके जाना और कितना बैक लेना है कंडक्टर में, वो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड एरिया, क्यों,
अच्छा, लेंथ पे तो वो जो है हमारा जो ये है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया है उस पर वो इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि अगर हम जो हमारा एरिया है अगर यहाँ नहीं जा सकता, वो यहाँ पे कुछ अड़ रहा है, रियोस्टेट का ये अड़ रहा है, तो वो यहाँ से चला जाएगा, है ना। इसलिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। और किस पे होता है? वो होता है नेचर कैसा है, मटेरियल का। ये आ सकता है आपके 3 मार्क क्वेश्चन में, तो प्लीज़ माइंड याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। याद नहीं मतलब समझ लीजिएगा, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, बस, है ना। अच्छा, मेनली जो नेचर है ना, हम लेते हैं नाइक्रोम वाला, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है वाया ना। अगर हम बात करें फॉर्मूला क्या हुआ, जब ये और ये डायरेक्ट इन्वर्सली हो गए, तो आर जो है वो हमारा इन्वर्सली हो गया L/A है ना। अब इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए, या तो K लगाएंगे या R हम लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे है, K हम भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इन्होंने अनदर लाया है जिसका नाम है रो, इसको बोलते हैं हम रो, ये L/A, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब ये जो रो है ये प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना। अभी हमने एक रेजिस्टेंस देखा, एक रियोस्टेट देखा, अब देख रहे हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो ये फार्मूला जो हमने निकाला ना, इसमें जो आर था ये रेजिस्टिविटी था, बस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हुई फिर? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और इसकी ऐसा यूनिट हुई ओम मीटर। ओम मीटर कैसे? देखिए, हमें रो निकालना है ना, ये जो रो है ना ये रेजिस्टिविटी है, ये आर नहीं, ये तो हमारा रियोस्टैट है, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस। ये जो रो मैंने आपको बताया दैट इज रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए हो गया हमारा R/L। अब R क्या होता है? ओम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ होता है मीटर। मीटर से मीटर कटा, 1 मीटर बचा तो ओम मीटर। ये इससे हमारी इसकी आ गई SI यूनिट ओम मीटर, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये तो बताया था कि रेजिस्टेंस जो है हमारा एक सीरीज़ में होता है और एक पैरेलल में होता है ना। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में है तो वो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। लाइक एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे सीरीज, आपको बोलेंगे मैक्सिमम निकालो, तो आपको समझ जाने की सीरीज़ की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है ना, तो ये सीरीज़ में एक से एक कनेक्टेड है सीरीज सर्किट में, ठीक है। इसको निकाला कैसे गया ये देखिए, V जो है IR के इक्वल है। यहाँ पे जो हमारा V1 है वो किसके इक्वल है? यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो करंट है यहाँ पे वो सेम रहता है, ठीक है, करंट सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा डिफर करता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जब ये सेम है तो हमारा क्या होगा? V1 इक्वल्स टू IR1, I सेम रहेगा, यहाँ पे I सेम रहेगा, ये 2 हो जाएगा बस, और ये 3 क्योंकि 3 है हमारे पास, ठीक है। फिर इन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड। अब देखिए I कॉमन है, उसको कॉमन निकालेंगे, इसको भी क्या बोल सकते हैं हम? IR। अब यहाँ से I कटा तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब पैरेलल की, तो पैरेलल वाला होता है मिनिमम के लिए, ठीक है। अब देखिए ये पैरेलल में ही है ना, पर एक दूसरे से फिर भी एक ही पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। ये नहीं कि ये इससे कनेक्टेड है फिर यहाँ पे एक सीरीज़ और फिर यहाँ पे एक सीरीज़, ऐसे नहीं, यहाँ पे 3 जगह से कनेक्टेड है, बट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं अगर बहुत सारे भी हैं तो। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये देखिए, इसमें जो है हमारा जो ये है, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन कि जो ये है ये हमारा सेम रहता है, और इसमें हमारा करंट जो है वो डिफ़र करता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? अपॉन में ले लेंगे हम इसको, अपॉन में लिखने के बाद इसमें से V कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे, V अपॉन में आ जाएगा हमारा। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, हमें निकालना सिर्फ ये होता है, हमें से ये 1 अपॉन नहीं निकालना, तो जो भी हमारा R ये आएगा हमें उसे फिर रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। इसका सम जो भी आएगा हमें उसका क्या कर देना है? रेसिप्रोकल। ये बच्चे भूल जाते हैं, ओके। अगर हम अब सीरीज़ वाले के डिसएडवांटेज देखें तो वो क्या है कि जो सीरीज़ कनेक्शन है हमारा, जो सीरीज़ कनेक्शन है, इफ़ एनी ऑफ द कंपोनेंट जो है उसमें अगर एक भी फेल हो जाता है, क्योंकि सब एक से ही कनेक्टेड है ना, ऐसे 3 कनेक्टेड होते हैं, तो अगर एक भी फेल हो जाता है तो ये सारे अपना काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। लाइक टीवी, बल्ब, फैन सारे, इसलिए जो हमारे टीवी, बल्ब, फैन होते हैं ना वो इससे कनेक्ट नहीं होते। वो किस में कनेक्ट होते हैं? वो कनेक्ट होते हैं हमारे पैरेलल में, ताकि अगर एक बंद हो जाए तो बाकी तो काम करना शुरू कर दें, ठीक। और क्या चीज़ है? अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है कि हम बल्ब को और हीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकें। क्यों?
क्योंकि इनको चाहिए होता है डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट। मतलब सीरीज़ में क्या होता है, हमारा सीरीज़ में करंट सेम रहता है, बट जो बल्ब है हमारा और या फिर जो हीटर है उसको करंट जो है वो सेम नहीं चाहिए होता, उसको चाहिए होता है डिफरेंट, हर वक्त नया। तो इसलिए हम इसे सीरीज़ में नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब देखें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो भी क्या होता है कि देखिए एक बैटरी और सेल है, ठीक है, उसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे और फिर उस करंट फ्लो करेगा। करंट को मेंटेन करने के लिए कुछ एनर्जी कंज्यूम कर लेगा कौन, एक रोटेटिंग फैन, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ होती है, मेनली इलेक्ट्रिक हीटर में, आयरन में, इन सब में, पर ये डेफिनेशन तब पूरा आएगा नहीं, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम देखें तो हमें इसे डिराइव करना है। तो देखिए v जो है वो हमारा डब्ल्यू क्यू होता है, हमने देखा, तो v क्या, वो डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा वी क्यू। अब जब ये हमारा आ गया, हमें मेनली क्या चाहिए, पहले पावर। पावर क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारा देखिए W/T होता है वो हमें इसको और खोलना है फॉर्मूले को, है ना। तो पावर हमारा होता है W/T, और W को हम VQ लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं VQ ऊपर W की जगह और T लिख सकते हैं, ठीक है। अब पावर का एक तो हमारा फार्मूला ये हो जाता है, ठीक है। एक फार्मूला क्या होगा कि जो हमारा P है वो VI के इक्वल है। अब VI के क्यों, क्योंकि जो हमारा Q है, मतलब Q/T है, हम उसको I लिख सकते हैं, तो V/I हो गया, ठीक। अब जो पावर I अगर हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाता है हाइट कह रही हूँ, हीट, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पावर क्या आई थी VI और T यानी VIT। अब V क्या होता है हमारा IR और IT, तो I²RD। इस तरीके से हमने इसको डिराइव करेंगे पूरा, ठीक है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बहुत कम आता है बट आ सकता है, 5 मार्कर में, 3 मार्कर में कि डिराइव करो, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर देखें कि जो हीट है वो किस पे है, तो इन सब पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे, ठीक है। अब अगर हम एप्लीकेशन देखें हीटिंग इफेक्ट की, तो वो क्या है कि ये आयरन में, टोस्टर में, ओवन में, हीटर में, सब में यूज़ होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं बल्ब में, ताकि लाइट प्रोड्यूस हो सके। अब बल्ब उसमें कैसे कि जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो बना होता है एक स्ट्रॉन्ग मेटल से, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है टंगस्टन का वो इतना होता है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ कि जो हमारे एक सेकेंड, हाँ, क्या कि जो हमारे अलॉय हैं वो लो मेल्टिंग के और हाई रेजिस्टिविटी के होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि जो फ्यूज़ हैं वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, तो जब लार्ज करंट जो है वो फ्लो होगा सर्किट में, तो जो टेम्परेचर है हमारे फ्यूज़ का वो भी बढ़ जाएगा, और अगर वो बढ़ गया तो जो फ्यूज़ है वायर था हमारा वो मेल्ट होते ही टूट जाएगा सर्किट, ठीक है। तो फ्यूज़ जो है हम उसको यूज़ करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब ये तो कुछ क्वेश्चन है, हम आते हैं डायरेक्ट पावर पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर जो है हम उसको क्या बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम देखें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कितना रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कंज्यूम हुई है कितने टाइम में। देखिए फॉर्मूले से देखिए, फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो कितनी एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम की गई है इस पावर की ये ऐसे यूनिट होती है वाट, तो P = E/T, ठीक है। अब 1 वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे फिर, 1 वाट, अच्छा इसको हम ऐसे लिखते हैं VI क्यों, हमने पीछे डिराइव किया था उसे, है ना, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, क्या मैं बोल रही थी कि एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम की, दैट इज पावर। और 1 वाट अगर हम देखें तो हम उसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे कितनी पावर एक डिवाइस ने कंज्यूम करी, यानी 1 एम्पियर ऑफ करंट जब पास हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो 1 वोल्ट था, ठीक। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने देख ही लिया था कि P = E/T, तो E हमारा क्या हो गया, P × T। तो जो हमारी SI यूनिट आई इसकी वो तो हम देख सकते हैं या तो वाट पर सेकेंड और या फिर जूल। अच्छा, इसकी कमर्शियल यूनिट हम देखें तो वो होती है kWh या फिर 1 यूनिट। फार्मूला हमारा ये था, तो ये होता है kWh, ये 1 किलोवाट और ये R। तो इस फार्मूला से हम अगर करें तो हमारा आ रहा है 3.6 × 10⁻⁶ जूल,
ठीक है। 1 हाउस पावर में देखें तो वो होता है हमारा 746 वाट। ये जो है हमारा ये है वाट, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, एक तो VI ठीक है, और क्या था देखिए आई को हम और क्या लिख सकते थे, नहीं VI और ये हमारा T है, हाँ सॉरी VIT, ठीक है। तो और या फिर हम इसको बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूलेस हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। तो गाइस हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है, और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर एग्ज़ाम्स के लिए। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ताकि आप इसको प्रिपेयर कर सकें। और अगर कोई भी डाउट है, मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी थी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और मेरे को ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता दीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ा सा भी समझ आया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके।